नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन के क्रूज उद्योग में लगातार सुधार। चीन की पीली नदी में अंडर वाटर सुरंग का काम शुरू। सैन फ्रांसिस्को में डाउनटाउन को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश। अब समाचार विस्तार से। चीन के क्रूज उद्योग में लगातार सुधार हो रहा है। शंघाई में क्रूज उद्योग में आई तेजी इसका जीता जागता उदाहरण है। केवल क्रूज पर सैर सपाटा ही नहीं बल्कि उपकरण बनाने से लेकर परिवहन, छुट्टियों में पर्यटन, बीमा जैसे कई क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2024 की पहली छमाही में शंघाई के क्रूज बंदरगाहों पर काफी चहल पहल रही। इसने 90 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को संभाला, जिसमें 8,40,000 से ज्यादा सैलानियों ने सफर किया। चीन के अपने पहले घरेलू क्रूज जहाज एडोरा मैजिक सिटी ने साल की शुरुआत में अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा के बाद से 2 लाख से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया। चीन के विभिन्न प्रांतों से शीजांग यानी तिब्बत स्वायत्त प्रदेश को दी जाने वाली औद्योगिक मदद ने वहां उच्च गुणवत्ता वाले विकास में नई जान फूंकी है। आपको बता दें कि इस साल शीजांग को दी जाने वाली सहायता की 30वीं वर्षगांठ है। देश के चांगसू प्रांत की मदद से स्थापित लहासा शहर के छुशुई काउंटी के साइना टाउनशिप में दिनों दिन विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कृषि प्रदर्शन क्षेत्र, पर्यटन, अवकाश और संस्कृति को जोड़ते हुए एक फूल घाटी पार्क बनाया जा रहा है। दक्षिण चीन के क्वांगतुंग प्रांत में सदियों पुराने फोक डांस को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक 70 साल की चीनी कलाकार ने खुद को समर्पित कर दिया है। इंक डांस या नायक के गीत पर डांस क्वांगतुंग प्रांत के छाओचौ और शांथो में काफी मशहूर है। ओपेरा, डांस और मार्शल आर्ट के मेल से बनी ये डांस शैली मिंग राजवंश से आई है और अक्सर पारंपरिक चीनी त्योहारों में की जाती है। आपको बता दें कि इस डांस को साल 2006 में राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के पहले बैच के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत की राजधानी चिनार में पीली नदी को पार करने के लिए पानी के नीचे सबसे बड़ी सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जो नदी के दोनों किनारों के हिस्सों के बीच से शहर को जोड़ेगी। पीली नदी के उत्तर और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाली यह सुरंग करीब 5,755 मीटर लंबी है और इसका लगभग 3,290 मीटर हिस्सा सुरंग ढाल द्वारा खोदा जाएगा। बताया जा रहा है कि सुरंग का काम 16 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना बसों, दमकल गाड़ियों, रखरखाव और बचाव वाहनों के आने जाने में मददगार साबित होगी। चीनी हाइब्रिड चावल ने अफ्रीका में अपनी जड़ें जमा ली है और इससे उपज बढ़ी है और स्थानीय किसान खुशहाल हुए हैं। चावल की नई किस्मों और रोपण विशेषज्ञता की कमी जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए चीनी कृषि और गरीबी उन्मूलन में चीन अफ्रीका सहयोग के लिए नई संभावनाएं जताई है। इसके अलावा चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को वहां भेजा है। अब तक चीनी हाइब्रिड चावल को 20 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में पेश किया गया है, जिससे कई देशों में चावल की पैदावार औसतन 60 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 7.5 टन हो गई है। हाल ही में जारी विश्व व्यापार संगठन के माल व्यापार बैरोमीटर ने वैश्विक माल व्यापार में इस साल की तीसरी तिमाही में सुधार जारी रहने के संकेत दिए हैं। वैश्विक माल व्यापार के लिए बैरोमीटर ने 103 की रीडिंग दर्ज किया। आपको बता दें कि अगर यह संख्या 100 से ऊपर होती है तो ट्रेड वॉल्यूम में सुधार की ओर इशारा होता है, जबकि 100 से कम होने पर माल व्यापार या तो नीचे गिर गया या आने वाले समय में ऐसा होने की संभावना है। 103 की बैरोमीटर रीडिंग से साफ है कि इस साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में वैश्विक माल व्यापार की मात्रा में बढ़त हुई। यूएसए का सैन फ्रांसिस्को शहर छोटे बिजनेस मालिकों को लुभाने के लिए खाली पड़ी जगहों को बिना किराए लिए ही इस्तेमाल के लिए दे रहा है, ताकि डाउनटाउन क्षेत्रों को फिर से जीवंत किया जा सके। सैन फ्रांसिस्को के लगभग 37% ऑफिसेज खाली पड़े रहने की समस्या से जूझने के लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई वैकेंट टू बाय रेंट पहल लागू की गई। इसके तहत अब तक करीब 30 लोकल बिजनेस को 6 महीने के लिए बिना किराए लिए जगह मुहैया करवाई गई है। ग्राहकों का कहना है कि कोविड से पहले सड़कें भरी रहती थी लेकिन अब बिल्कुल सुनसान है, इसलिए ऐसी पहल काबिले तारीफ है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। मेरा नाम सुनील चमोली है और मैं भारत के उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं सन 2014 में मेरा आना हुआ था और 2014 से लगभग अब तक मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एक एज ए योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे यहाँ पे काम करता हूँ।
अगर उत्साह की बात करें तो यहाँ के लोगों ने योग को जो है एक तरीके से उन्होंने अपने जीवन का उसको एक हिस्सा बना दिया है। जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ के लोग जो है योगा को उन्होंने अपने जीवन में एक तरीके से ढाल दिया है। तो लोगों के बीच में काफ़ी दीवानगी है और लोग उसको बहुत सीरियस तरीके से करते हैं। अगर परिवर्तन की बात करें तो एक तो मैंने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मैंने बढ़ते हुए देखा है और वो वाक़ई कमाल का है। यहाँ की अगर हम सड़कों की बात करें, स्काईस्क्रेपर्स की बात करें, ऊँची-ऊँची इमारतों की बात करें, तो वो इन 10 सालों के दरमियान में जो है काफ़ी उन सब का निर्माण हुआ है। साथ ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इन्होंने तकनीक से, टेक्नोलॉजी से हर चीज़ को बहुत ईज़ी बना दिया है। ख़ास तौर पे जो यहाँ के आम लोगों की जो दिनचर्या है, उसको बहुत सुगम बना दिया है तकनीक के माध्यम से। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कैशलेस ट्रांज़ैक्शन की बात करें, आपको कहीं पे भी आपको वॉलेट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी जाते हैं, सीधा फ़ोन से जाते हैं और वो पे करते हैं। तो वो छोटे से छोटे वेंडर से लेकर बड़ी से बड़ी जगहों पर आप तकनीक का इस्तेमाल, हम कह सकते हैं कि वो तकनीक के इस्तेमाल से इन्होंने लाइफ़ को बड़ा ईज़ी बना दिया। तो वो मैंने देखी है पिछले काफ़ी 10 सालों में उसको उभरते हुए, उसको बढ़ते हुए। तो क्योंकि दोनों ही देश जो हैं प्राचीन सभ्यताएँ, पुरानी सभ्यताएँ वाले देश हैं। अगर एशिया की बात करें तो जैसे भारत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला एक देश माना जाता है, वैसे चीन जो है वो यांगत्ज़ी और होंग नदी की घाटी वाला देश माना जाता है, सभ्यता माना जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलरिटीज़ हैं दोनों देशों के बीच में। जैसे मैंने सभ्यता की बात की। दूसरा, दोनों ही देश जो है कहीं न कहीं एक, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की भी रही है, इनके भी प्राचीन समय में उसी प्रकार से रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करें, चाहे जैसे अगर हम योग और आयुर्वेद की बात करते हैं, तो इनकी भी एक अपनी पुरानी जो है एक पद्धति है जिससे ये ट्रेडिशनल, मुझे शायद चोंग-याओ करके कुछ कहते हैं। मुझे शायद मेरा प्रोनंसिएशन हो सकता है कि उतना सटीक ना हो। तो ये लोग भी जो है एक पुरानी जो पद्धति थी उपचार की, उस पे भी अभी भी जो है काफ़ी भरोसा रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो सिमिलरिटीज़ है वो मुझे दोनों देशों के बीच में देखने को मिलती है। आप कह लें कि जैसे जो हमारा पारिवारिक संरचना है भारत में, पहले यहाँ पे भी वो एक साथ में रहने का एक वो था, एक परंपरा थी। हालाँकि अभी वर्तमान समय में वो थोड़ा-सा, जैसे-जैसे आधुनिकीकरण होता जा रहा है, चीन थोड़ा-सा उससे दूर होता जा रहा है। पर अगर हम पुराने समय की बात करें तो थोड़ा परिवार को लेके दोनों देशों के बीच में उसको महत्व देते थे। जब भी यहाँ त्योहार आते हैं तो हमारे यहाँ दिवाली का त्योहार हो गया, यहाँ पर अगर आप मिड ऑटम फेस्टिवल देखें या चाइनीज़ न्यू ईयर आता है तो लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं, अपने बुजुर्गों के पास में जाते हैं। तो परिवार को एक तरीके से जो है महत्व दिया जाता है, वो चीज़ें समानता मुझे देखने को मिली है यहाँ। देखिए, इनकी तरक्की को पूरा विश्व मानता है। भारत और चीन जो है दोनों लगभग 1947 के आसपास में एक ही स्थिति में थे और आज हम देख सकते हैं कि चीन ने जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है विज्ञान के मदद से, तकनीक के माध्यम से, वो दैट इज़ रियली इनक्रेडिबल। तो वो यहाँ के सरकार और यहाँ के लोग दोनों ही उसके लिए बधाई के पात्र हैं और मेरा एक मानना है कि कोई भी देश वो तब तक उस महान नहीं माना जाता है कि जब तक कि वहाँ के लोगों का उसमें प्रतिभागिता भी ना हो। तो मैंने देखा है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही, आप कहें कि मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट जो उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और यहाँ के लोगों को भी उसका श्रेय जाता है। तो मैं इस अवसर पर यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार को एक तरीके से बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो वाक़ई उदाहरणीय है। लोगों को उसको अमल करना चाहिए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।